बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हल्द्वानी से आ रही बड़ी खबर की। यहां इंजन पटरी से उतर गया है। लालकुआं रेलवे स्टेशन पर देर रात की ये घटना है। डिब्बे बदलने के दौरान पटरी से इंजन उतर गया है। लालकुआं बरेली रेल मार्ग घंटों बाधित रहा। कई ट्रेनें लेट हुई हैं। तो ये बड़ी खबर हल्द्वानी से। यहां पर इंजन पटरी से उतर गया है। देर रात की ये घटना है। डिब्बे बदलने के दौरान ये हादसा हुआ। इसकी वजह से लालकुआं बरेली रेल मार्ग घंटों बाधित रहा। साथ ही कई ट्रेनें भी लेट हो गईं। और हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इंजन पटरी से उतर गया है। देर रात की ये घटना है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। डिब्बे बदलने के दौरान यह हादसा हुआ। और अगली बड़ी खबर आ रही है उधम सिंह नगर से। यहां रुद्रपुर में पुलिस ने बवालियों पर लाठीचार्ज किया है। बवाल कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आरोपी ट्रक चालक के समर्थन में बवाल कर रहे थे। रुद्रपुर के मुख्य बाजार में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। तो ये बड़ी खबर उधम सिंह नगर से, जहां रुद्रपुर में पुलिस ने बवालियों पर लाठीचार्ज किया था। ये लोग आरोपी ट्रक चालक के समर्थन में बवाल कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें वहां से खदेड़ा। की गलती थी, उसने कानून को हाथ में लिया था, तो उस पर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन ये अधिकार कहीं नहीं है कि हम कानून के रखवाले ही कानून को अपने हाथ में लें। ये कहीं बर्दाश्त नहीं होगा। इस मामले को लेकर सिख संगत में भारी रोष है। खटीमा के 17 मील के पास 4 साल की मासूम बच्ची का शव मिलने के इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सुबह मासूम अपने स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र गई थी कि एक व्यक्ति उसके स्कूल में आया और मामा बनकर मासूम को अपने साथ ले गया, जिसके बाद परिजनों द्वारा कोतवाली में मामले की शिकायत की गई। वहीं पुलिस की खोजबीन के बाद शाम को बच्ची का शव मिलने की सूचना आई, जिसके तुरंत बाद शक के आधार पर पुलिस ने वहां से एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूचना मिली कि एक लड़की जो है 11:30 बजे से अपने स्कूल से गायब हो गई थी। उसका कोई रिश्तेदार उसको लेकर अपने साथ चला गया था। पुलिस ने तलाश की तो एक व्यक्ति जो उसको साथ लेकर गया था, उसको हिरासत में लेकर उसकी निशानदेही पर उस लड़की को बरामद किया गया। उसकी डेड बॉडी हमें खुदागंज के जंगलों से मिली है। बाकी जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया उससे पूछताछ कर आवश्यक जो कार्रवाई की जाएगी। पूर्व सीएम और नैनीताल से सांसद भगत सिंह कोश्यारी ने बेहद ही विवादित बयान दिया है। कोश्यारी ने कांग्रेस महासचिव हरीश रावत की तुलना बंदर से की है। कोश्यारी ने कहा है कि रावत एक लुवा बंदर है, यानी अकेले रहने वाला बंदर है। यही नहीं, कोश्यारी ने हरीश रावत के अलावा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले नेताओं को भी बंदर ही करार दिया। कोश्यारी ने कहा कि हरीश रावत ऐसे बंदर हैं जिन्हें देखकर कांग्रेस के बाकी बंदर यानी बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए। अब कोश्यारी के इस बयान पर खासा विवाद हो रहा है। जो बांदर तो सब हमारे साथ आ गए। हमारे पहाड़ में एक पहले बंदर होता था अकेला बड़ा बड़ा, वो अकेला ही खाता था, बाकी सबको भगा देता था। तो उसी अकेला बांदर की तरह से हरीश रावत ने अच्छे कांग्रेसियों को भगा दिया। अब अपनी नैया उसकी डूबने वाली है। कांग्रेस महासचिव हरीश रावत को पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने बंदर क्या कहा, इस पर सियासी तूफान मच गया। कांग्रेस इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कोश्यारी को संसदीय भाषा न भूलने की नसीहत दी है। उनको संसदीय भाषाओं की मर्यादाओं को रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जनता ने उनको अपार प्यार दिया है और उनको लोकसभा में भेजा है। और इस तरह की अगर वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि उनको अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि जो सांसद रहे उन्होंने सांसद के रहते क्या काम किए और क्षेत्र का क्या विकास किया। अपना रिपोर्ट कार्ड ना लाके चुनाव को दूसरी दिशा में भटका रहे हैं। यहाँ का युवा देख रहा है।
रुद्रपुर में विजय शंखनाद रैली के दौरान पीएम मोदी ने अपने 21 शब्दों से नैनीताल सीट पर प्रत्याशी अजय भट्ट को बुरी तरह फंसा दिया है। चुनाव आयोग के नए नियम के मुताबिक स्टार प्रचारक ने अगर प्रत्याशी का नाम लिया तो आयोजन का आधा खर्च स्थानीय प्रत्याशी के खाते में जुड़ जाएगा। हालांकि अब अजय भट्ट का कहना है कि सबसे बड़े नेता के दर्शन के लिए ये कीमत बहुत छोटी है। कोई बात नहीं, चुनाव में गए हैं तो 5 लोग वहां पर थे, हमारे 5 सांसद, तो 5 सांसदों का उसमें बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब लग गया तो लग गया, इतना बड़ा मोदी जी के दर्शन करने थे, जो होगा देखी जाएगी। रुद्रपुर में प्रधानमंत्री की रैली के बाद घोटाले पर सियासत शुरू हो गई है। पीएम की भ्रष्टाचारी पार्टी कहने पर कांग्रेस ने तीखा सवाल किया है और गिरफ्तार करने का चैलेंज दिया है, तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। रुद्रपुर की रैली में प्रधानमंत्री ने एक एक करके कांग्रेस की सरकारों के घोटाले गिनाए और जनता को ये बताकर गए कि घोटालों की वजह से उत्तराखंड को देश में बदनाम कांग्रेस ने किया। याद करिए, घोटालों की वजह से उत्तराखंड की पहचान क्या हो गई थी। कभी राहत के नाम पर घोटाला, कभी आबकारी घोटाला, कभी खनन घोटाला। कांग्रेस के कल्चर ने उत्तराखंड को तबाह कर दिया था। प्रधानमंत्री ने घोटालों का ठीकरा कांग्रेस के सिर क्या फोड़ा। कांग्रेस आग बबूला हो गई और चुनौती दिए डाली कि अगर घोटाला हुआ तो पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करें और उससे पहले अपने मुख्यमंत्रियों के घोटालों की बात भी करें। नहीं तो प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए थी, मुझे ये शब्द नहीं कहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने निशंक से समय में जो घोटाले हुए तब क्यों नहीं कहा, खंडूरी जी के समय में जो घोटाले हुए उनकी बात क्यों नहीं की, उनके लिए कौन कहेगा। इनका आदमी घोटाला करे तो वो पाक साहब। अगर हरीश रावत, मैं चुनौती देके कहता हूं, हरीश रावत जी के कार्यकाल में जितने घोटाले हुए हैं उन घोटालों की भाजपा जांच करे। अगर उन पर हिम्मत है, आरोप साबित होते हैं तो हरीश रावत जी को बंद करके दिखाए ना, तब हम मानेंगे कि ये घोटाले हुए हैं। घोटालों पर कांग्रेस ने चुनौती दी तो बीजेपी ने भी जवाब देते देर नहीं लगाई। बीजेपी का कहना है कि घोटालेबाज गिरफ्तारी की चिंता न करें, कानून अपना काम करेगा। हमारे किसी नेता ने कोई घोटाला नहीं किया कभी भी। तो जहां तक घोटालों में गिरफ्तारी का सवाल है, वो निश्चिंत रहे, कानून अपना काम करता है। जिन्होंने घोटाले किए उनको जेल तो जाना ही पड़ेगा। जब भी कानून का टाइम आएगा, कानून अपना अवसर भी देता है, तो इसलिए उसकी वो चिंता न करें। घोटाले के आरोपों की वजह से उत्तराखंड में सरकारें भी बदली और मुख्यमंत्री भी, और ये बात जनता भी जानती है। अब ऐसे में इस चुनावी माहौल में कर्ज में डूबे उत्तराखंड में घपला घोटाला एक बार फिर बड़ा चुनावी मुद्दा बनता नजर आ रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। अब हरीश रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री जांच करा लें। इसके साथ ही रावत ने कहा कि मोदी अपने जुमलों से जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटका रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा में आए और बहुत कुछ बोलकर चले गए। हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव और प्रत्याशी हरीश रावत जी हैं। रावत साहब, वो आए, वो बोल कर गए, लेकिन आप पर हमला भी बोला, लेकिन आपका नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री ने, क्या वजह? प्रधानमंत्री जी के दिल में शायद मेरे लिए इतनी बेचैनी रही कि जब महाराज सब कुछ कह ही दिया था, बहुत झूठ बोल दिया था हमको लेकर के, तो फिर नाम भी बोल लेता। मोदी जी ने जो बातें कही, ये भाजपा के लिए स्वयं शर्म की बात है। 2 साल से तुम्हारी राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, आओ ना, क्यों नहीं हाईकोर्ट के जज से जांच करवा लेते हैं, स्वतंत्र जांच करवाओ। रुद्रपुर की रैली में पीएम मोदी ने पानी पी पी कर हर समस्या के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया और अब जवाब देने की बारी राहुल गांधी की है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल मुद्दों की बात करते हैं, सिर्फ सवाल नहीं करते। रुद्रपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड की बर्बादी का जिम्मेदार कांग्रेस को बताया और अब जवाब कांग्रेस को देना है। अप्रैल के पहले हफ्ते में उत्तराखंड में राहुल गांधी की रैली होने जा रही है, जिसमें मोदी के आरोपों के जवाब राहुल गांधी को देने होंगे। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने पहले भी मुद्दों की ही बात की और आगे भी करेंगे। राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय मुद्दे छुए और राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ जो राज्य को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं उन पर उन्होंने बात करी। राहुल गांधी ने
स्टेट के मुद्दों पर बात करी है। बेरोजगारी इस राज्य का बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण पलायन हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी अगली रैली में भी उत्तराखंड के सवाल उठाएंगे और बीजेपी से जवाब देते नहीं बनेगा। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि राहुल के सवाल और जवाब कैसे होते हैं जनता जानती है। अब ये जनता जानती है राहुल गांधी के जवाब और सवाल किस प्रकार के होते हैं, जनता ने देखा है। मुझे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। अब मोदी और राहुल ने राज्य में रैली तो की, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि दोनों ने ही राज्य के असल मुद्दों को नहीं छुआ। मोदी अपने अचीवमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं या एक प्रोस्पेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक अपने उस खाके की बात नहीं कर रहे हैं कि जो वो अगले 5 साल या अगले 10 साल में देना चाहते हैं। और वही बात विपक्ष की भी है कि विपक्ष मुद्दों पे बात नहीं कर रहा है। अगर सिर्फ मुद्दों की बात जहां तक है तो सिर्फ छूते हुए कह देना कि साहब बेरोजगार आज परेशान है, किसान आज परेशान है, आप फैक्ट्स के साथ बात नहीं हो रही है। राज्य बनने के 18 साल बाद भी उत्तराखंड विकास को तरस रहा है और हालात ये हैं कि लोकसभा चुनाव में पलायन और रोजगार से ज्यादा बात चोर और चौकीदार की हो रही है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हरिद्वार से बीजेपी उम्मीदवार रमेश पोखरियाल निशंक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। निशंक के नामांकन को निरस्त करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट की एकल पीठ इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करेगी। देहरादून के मनीष वर्मा ने याचिका दाखिल कर कहा है कि निशंक ने अपने चुनावी हलफनामे में तथ्यों को छुपाया है। याचिका में कहा गया है कि निशंक को पूर्व मुख्यमंत्री रहते वक्त सरकारी बंगला और अन्य सुविधाएं मिली थी और निशंक को उसका बकाया देना था, मगर इस तथ्य को निशंक ने छिपाया है। लिहाजा गलत शपथ पत्र देने के चलते उनका नामांकन निरस्त किया जाए। हरिद्वार सीट के समीकरणों की बात करें तो पहाड़ी और मैदानी वोटरों में बटी सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी ने निशंक को बाहरी बता दिया तो निशंक ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। हरिद्वार संसदीय सीट पर एक बार फिर पहाड़ मैदान बाहरी भीतरी का मुद्दा उछाला जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी अम्बरीश कुमार कभी एसपी में रहते हुए मतदाताओं को पहाड़ मैदान में गोलबंद कर हरिद्वार को उत्तराखंड से अलग करने की आवाज को धार देते आए हैं और इसी मुद्दे पर सवार हो अम्बरीश कुमार 2004 में एसपी के ही राजेंद्र बाड़ी को चुनाव जिताकर संसद पहुंचाने में कामयाब रहे थे। लेकिन अब बदले परिसीमन में इस सीट के समीकरण भी बदल गए हैं। अम्बरीश अब हरिद्वार को यूपी में मिलाने की बात तो नहीं करते, लेकिन स्थानीय और बाहरी के नारे को वो खूब हवा दे रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने निशंक को गिद्ध तक बता दिया। जैसे गिद्ध जहाँ लाश होती है पहुँच जाया करते हैं, तो ऐसे निशंक जी पहले कुंभ में थे मुख्यमंत्री, अब सांसद बनकर लूटना चाहते हैं। हम ये लूट हरगिज होने नहीं देंगे। वास्तविकता ये है कि इन 14 विधानसभाओं का कोई भी व्यक्ति हो जो यहाँ पैदा हुआ हो, स्थायी रूप से रहता हो, वो चुनाव लड़ने का अधिकारी है, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अधिकारी है। सिटिंग सांसद और बीजेपी प्रत्याशी निशंक के मुख्यमंत्री रहते हुए 2010 में हरिद्वार में कुंभ हुआ था। 2011 में जब उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा तो उन पर लगे आरोपों में एक बड़ा आरोप कुंभ में भ्रष्टाचार का भी था। निशंक अम्बरीश कुमार को हरिद्वार का विरोधी बताते हैं और निशंक का दावा है कि हरिद्वार को उत्तराखंड में उन्होंने ही शामिल करवाया। अरे हरिद्वार का असली बेटा तो निशंक है ना, कौन है जो माई का नाम बताए नहीं कौन है। हरिद्वार को उत्तराखंड में मिलाया है मैंने। हरिद्वार आज उत्तराखंड का नंबर 1 जिला है। हरिद्वार में उत्तराखंड को बनने के बाद जो यहाँ का परिवर्तन आया है तो किसने किया। हरिद्वार सीट पर मुस्लिम और दलित मतदाताओं की भी अच्छी खासी तादाद है। एक बार एसपी के अलावा 4 बार कांग्रेस तो 5 बार बीजेपी का हरिद्वार पर कब्जा रहा। ये और बात है कि आरोप प्रत्यारोप और पार्टियों की गोलबंदी के बीच मतदाता किस खांचे में फिट बैठेगा ये कोई नहीं जानता। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। 6 अप्रैल को बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रुड़की में चुनावी जनसभा होनी है, जिसके लिए 4 बीघा गेहूं की फसल काटी जा रही है। आपको बता दें कि रुड़की में किसी बड़ी रैली के लिए मैदान उपलब्ध नहीं है। बीएसपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती गढ़वाल की जनता को संबोधित करेंगी। इस रैली में हजारों की संख्या में जनता के पहुंचने की संभावना है, इसलिए रैली को जगह नहीं मिलने की वजह से गेहूं की फसल काटी जा रही है। गेहूं काट रहे मजदूरों का कहना है कि ये गेहूं अभी कच्चे हैं, ये सिर्फ मवेशियों के चारे के काम आ सकते हैं। किसान महीनों की मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा। कुमारी मायावती जी आएंगी, 6 तारीख में प्रोग्राम है, तो यहाँ उसके लिए प्रोग्राम है। हेलीपैड बनेगा यहाँ पे, उसके लिए गेहूँ कटाई होनी है। खेत है ये 4 बीघा है, 4 बीघा खेती कटाई होने से गेहूँ की। गेहूँ काट के इसकी सफाई कर रहे हैं।
क्योंकि गेहूँ तो पक्के तो है नहीं, इसी करके इस गेहूँ का पैसा जिनके खेतों से देश विदेश आपको दे दिया। दरअसल ये तो रुड़की चूँकि विकसित हुआ है और लिथोप्राइस बड़ा ग्राउंड था, नेहरू स्टेडियम था, लेकिन वहाँ भी आबादी चारों तरफ से घिर गई है, तो जगह ऐसा नहीं मिला है कोई तो जो खुले में किया है। लेकिन जिन लोगों के पास में गेहूँ उसके हेलीपैड के लिए थोड़ी व्यवस्था की है। पौड़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी मनीष खडूड़ी पौड़ी के दूरस्थ क्षेत्रों में अपने पिता के नाम पर वोट देने की भावुक अपील कर रहे हैं। चाकी सैण, थली सैण सहित अन्य क्षेत्रों में ग्रामीणों के बीच नुक्कड़ सभाएं कर मनीष लोगों को बता रहे हैं कि केंद्रीय रक्षा समिति के अध्यक्ष पद से उनके पिता को केंद्र सरकार ने हटाकर उनके साथ अन्याय किया। मनीष लोगों को समझा रहे हैं कि वो चुनाव के बाद भी कभी क्षेत्रीय जनता को छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरे पिताजी ने भी असली मुद्दा उठाया था, अगर आपको पता होगा, रक्षा समिति के वो अध्यक्ष थे और उन्होंने निकाल दिया, हटा दिया। और मैं उनका पुत्र हूं। 2 बार, सिर्फ 2 बार अपने पिता की आंख में मैंने आंसू देखे हैं। पहली बार जब मेरी बहन की शादी हुई थी और वो ससुराल गई थी, और दूसरी बार जब उन्हें रक्षा समिति से दरखास्त किया गया था, मैंने देखा है उनकी। मेरे पिताजी ने भी असली मुद्दा उठाया था, अगर आपको पता होगा, रक्षा समिति के वो अध्यक्ष थे और उन्होंने निकाल दिया, हटा दिया। और मैं उनका पुत्र हूं। 2 बार, सिर्फ 2 बार अपने पिता की आंख में मैंने आंसू देखे हैं। पहली बार जब मेरी बहन की शादी हुई थी और वो ससुराल गई थी, और दूसरी बार जब उन्हें रक्षा समिति से दरखास्त किया गया था, मैंने देखा है उनके। काफी कुछ कर लिया ईश्वर की कृपा से। अब वो सब छोड़ के आया हूं तो मैं जाऊंगा नहीं, यहीं रहूंगा आपके साथ और नहीं जाऊंगा। नैनीताल सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट का प्रचार भी जोर शोर से जारी है। वहीं चुनावों के बीच दल बदल का दौर जारी है। हल्द्वानी में बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस से जुड़े एक ज्येष्ठ प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और कई ग्राम प्रधानों ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। कुनबा बढ़ने से बीजेपी की नेता खासे खुश हैं। कांग्रेस के जितने अच्छे लोग हैं जो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनने चाहिए और देश उन्हीं के हाथों में सुरक्षित है, वो सब अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। हरिद्वार में बीजेपी के 2 विधायक आपस में ही उलझते जा रहे हैं, जो बीजेपी के लिए मुश्किल का सबब बनता जा रहा है। विधायक देशराज कर्णवाल और कुंवर प्रणव सिंह की जुबानी जंग लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों विधायकों की लड़ाई पार्टी को लोकसभा चुनाव में भारी पड़ सकती है। सत्ता पक्ष के विधायकों में तकरार इतनी बढ़ गई है कि एक दूसरे पर मुकदमे की नौबत आ गई है। अब एक बार फिर दोनों विधायकों ने एक दूसरे को मानहानि का नोटिस भेज दिया है। विधायक देशराज कर्णवाल ने कहा कि चैंपियन ने कई बार गलती करके माफी मांगी है, इसलिए वो माफी मांगे। वहीं चैंपियन ने कहा कि देशराज कर्णवाल लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। को पता है कि चैंपियन साहब ने सैकड़ों बार माफी मांगी होगी, ये उनकी आदत में शुमार हो चुका है माफी मांगना। उनके नोटिस का जवाब मुझे 15 दिन में देना है, नोटिस अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मैंने जो नोटिस दिया है उसमें उनको जवाब 7 दिन में देना है, और 7 दिन में वो जवाब भी दे नहीं पाएंगे, माफी मांग नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका अहम है, वो अपने आप को राजा समझते हैं। जबकि देशराज कर्णवाल के विषय में मैं देख रहा हूं, इनको क्या हमसे चिढ़ है, क्यों हमसे रश करते हैं, क्या जेलिसी इनको है। इन्होंने जबरदस्ती झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाने शुरू किए कि साहब राजा है तो ये ना समझे कोई टिकट नहीं मांगता। मैंने कहा भैया मैं 18 साल से विधायक हूं, आज तक मैंने कभी राजा नहीं कहा अपने आप को। लोग प्रत्याशियों के काम, नाम और मुद्दों को लेकर वोट करते हैं, लेकिन जब वो वोटर्स की कसौटी पर खरे ना उतरे तो जनता नोटा का बटन दबाती है। क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में 5 लोकसभा सीट के प्रत्याशी जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, या इस बार फिर जनता के पास नोटा ही विकल्प रहेगा? क्योंकि साल 2014 में अल्मोड़ा सीट के लिए 15,000 से ज्यादा लोगों ने नोटा को चुना था। यही नहीं, दूसरी सीटों पर भी नोटा बटन दबाने वाले वोटर्स की संख्या अच्छी खासी रही थी। उनको लगने लगा है कि कहीं ना कहीं एक तीसरे विकल्प के तौर पे अगर हम नोटा की ओर बटन दबाएं तो वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों से आम आदमी का रुझान कम हो रहा है। जनतांत्रिक मूल्यों में इस प्रकार से गिरावट आ गई है, और खासतौर पर जो सेम कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं, वो लोग जब विन कर लेते हैं, जीत लेते हैं, तो गर्जा प्राप्त करने के पश्चात वो जो वायदे होते हैं वायदों का प्रॉपरली निर्वहन नहीं कर पाते हैं।
उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा सीट के लिए जिले की 9 विधानसभाओं में बनाए गए 1402 बूथों के लिए जिला निर्वाचन विभाग को मिली 1402 ईवीएम मशीनों को सुरक्षा के साथ रुद्रपुर मंडी परिसर में बने स्ट्रांग रूम तक पहुंचा दिया गया है। अल्मोड़ा में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट प्रेक्षक ने बैठक की। बैठक में आदर्श आचार संहिता के पालन करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी समेत कई स्थानीय दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बुलेटिन में इतना ही और जाते जाते आपको बता दें कि आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड फ्री डिश पर भी उपलब्ध है। हमारे जो दर्शक न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को फ्री डिश पर नहीं देख पा रहे हैं, वो अपना सेटअप बॉक्स ऑटो ट्यून करें। फ्री डिश पर B4 म्यूजिक के बाद न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उपलब्ध है।